मन की इच्छा तो पूरी होगी, रोल भी मिल गया, लेकिन अब ये डर लगे कि अब करेंगे कैसे। अमिताभ बच्चन बैठे हैं सामने, तो दिल में धड़कन, हार्ट बीट बढ़ी हुई और उसमें ये था कि यार शूटिंग कैंसिल हो जाए। और वो एक बार हो भी गई। ऐसा मुझे पता लगा बाद में कि बच्चन साहब अपना जो जो भी काम करते वो रफली एडिट होके उनके पास सीन जाता है और दे वॉच हिमसेल्फ कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। एंड अगर कुछ गड़बड़ लगती है उन्हें तो फिर वो कहते हैं कि इसको थोड़ा रीशूट कर लेते हैं। लेकिन ये है उनको पता कि अगर हम एक बड़े नाम को लेंगे और उसको इतना करोड़ देंगे तो उनको पता है इसका 4 गुना हमको मिलेगा, मिल जाएगा। हाय, मैं हूं अंजलि और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी खास मेहमान है जिनके अभिनय के हम सब मुरीद हैं, जिन्हें हम सरकार के राशिद, जॉनी गद्दार के शार्दुल और फर्जी के मिनिस्टर जैसे अनेक फिल्म और वेब सीरीज़ में उनके अलग अलग किरदार के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपनी काम, मेहनत और लगन से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं जाकिर हुसैन सर से। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मेरठ से हैं? जी। मेरठ में कहाँ से? एक्चुअली अगर आप ज्योग्राफी समझें तो मेरठ इधर है और बागपत इधर है। अच्छा। उसके बीच में 40 किलोमीटर की एक सड़क जाती है, तो मेरठ से 17 किलोमीटर दूर मेरा कस्बा है। अच्छा। बेसिकली जो सिस्टम होता था पहले, ज़िला, तहसील और उसमें बीडीओ ऑफिस हुआ करते थे। तो हमारा जो कस्बा है वो बीडीओ ऑफिस, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पहले से ही हैं। बिजली भी मेरी पैदाइश के टाइम से है, और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, इंटर कॉलेज और मार्केट और ये और वो। तो वो सिस्टम ये था कि बीडीओ ऑफिस में 30 या 40 गांव कनेक्ट होते थे, तो वो सब वहाँ आते थे अपना काम करने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए। सो उसके और 30 किलोमीटर बाद दूसरा बीडीओ है। ऐसे वो अलग अलग वो बंटवारा ऐसा था। तो हम गांव कहते हैं, लेकिन गांव जैसा गांव नहीं था वो, तो छोटा सा सिटी टाइप। हाँ, टाउनशिप, कस्बा के। मेरी पैदाइश के कुछ दिनों बाद तक कुछ कच्चे मकान थे, बाकी सब बाद में पक्के हो गए, पहले से ही थे। और वहीं हमारी स्कूलिंग हुई। जिस स्कूल में हम पढ़े अपने गांव के या कस्बे के, तो उसमें मतलब यूँ समझ लीजिए कि चौधरी चरण सिंह भी पढ़े थे। इतना पुराना वो बसा हुआ। उनकी ननिहाल वहीं के आसपास थी, तो इसलिए वो स्कूल में पढ़े थे। फिर वहाँ इंटर कॉलेज है तो वहाँ पढ़ाई की 8th तक। फिर वहाँ से दिल्ली माइग्रेट हो गए 1 by 1। ऐसे होता ना कि फैमिली का एक बंदा जो है दिल्ली आ गया, तो फिर दूसरे और पढ़ने के लिए आ गए, भाई वगैरह सब। तो पहले मतलब मम्मी पापा दिल्ली शिफ्ट हुए थे साथ में या फिर भाई? हमारे अब्बा, क्योंकि काम करते थे वो, बेसिकली हम कारपेंटर बढ़ई लोग हैं। अच्छा। वो कारपेंट्री उनको आती थी और फिर वो माहिर थे अपने काम में। फिर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली तब यूँ समझ लें कि 70-72 के आसपास काफ़ी डेवलप हो रही थी, नई कॉलोनीज बन रही थी। देयर वाज लॉट ऑफ वर्क ऑफ कारपेंट्री एंड ठेकेदारी, तो वो करते थे। फिर धीरे धीरे हमारे भाई साहब पढ़ने के सिलसिले में उधर आए। हम 4 भाई हैं। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़े वाले तो रहे नहीं, तो वो उनके साथ बचपन से ही लग गए थे। इनके बाद वाले भाई साहब ने कुछ दिल्ली व मेरठ में कुछ अच्छे नंबरों से पास किया, तो कहा दिल्ली जाऊंगा पढ़ने। फिर उनसे छोटे वाले भी दिल्ली जाऊंगा पढ़ने। फिर मैं आ गया। फिर बहनें मेरी 2 हैं मुझसे छोटी, और फिर ऐसे करके पूरी फैमिली। तो किसी का भी एक्टिंग से कोई बैक मतलब वो नहीं? नहीं, कोई रिलेशन नहीं था दूर दूर तक? कहीं तक भी नहीं, किसी भी रिलेशन में नहीं। तो बचपन में, अभी देखिए आपको हम इतने फिल्म और सीरीज में देख चुके हैं कि या तो कॉमेडी या फिर नेगेटिव है ना, विलन।
पर मैं आपका बचपन जानना चाहती हूँ कि बचपन आपका कैसा था, मतलब ये दोनों में से कौन से थे आप? कुछ भी नहीं था। ना विलन था ना कॉमेडी थी। दरअसल जहाँ तक मुझे समझ में आता है हाँ। कि हमारे अब्बा जो थे वो अपने अपने सगी फैमिली में अकेले थे और उनकी बहनें थी 6। तो एक चीज़ ये थी कि वो जिम्मेदारियाँ और शायद देयर इज नो मेल इन द फैमिली एट द टाइम। वो काम करने चले गए दिल्ली, तो दादी, अम्मी, हम बच्चे, तो एक विदाउट अ मैन इन द हाउस वॉज द थिंग कि हर आदमी ये सोचता था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। हालांकि आसपास और कजन्स लोग थे, लेकिन उनकी सबकी आपस में ही जो है मतलब चलती रहती थी। तो बहुत ये था कि भाई घर में रहो, बाहर मत जाओ, सब निकलो, ऐसा मत करो। तो थोड़ा सा जानबूझ के नहीं, बट उसका जो असर पड़ता है कि आपके दिल में एक डर बैठ जाना और इंट्रोवर्ट हो जाना। तो धीरे धीरे वही चलता रहा। जब दिल्ली आए तो अब हमें तब समझ में आया कि दुनिया तो यहाँ तक है। एंड फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, लेकिन जो एज होती है, जिस एज में आप की इम्प्रिंट हो जाती है चीज़ें ब्रेन में एज अ चाइल्ड, वो उसमें निकला। तो जितना भी उस वक्त हमारे माँ बाप को समझ थी चीज़ों की कि खेलोगे तो ऐसे बन जाओगे, तो खेलना नहीं चाहिए, नो पढ़ाई करोगे तो ऐसे बनोगे, तो वो सारी चीज़ें, खेलों को महत्व तो अब ज़्यादा मिलने लगे, पहले नहीं था। पहले मतलब अब वहाँ गांव खेड़ों में खेल भी क्या होते थे, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या कंचे खेल रहे हैं, तो वो ऐसा माना जाता था कि ये आवारा लड़कों के काम है। तो अब बच्चा है वो तो फिर खेलता भी है, तो फिर मार भी खाते थे। वो सब सारी चीज़ें तो एक साथ चलती रहती हैं। तो थोड़ा सा बचपन जो है वो, हाँ, हम भाई बहन मतलब छोटी बहन है और हम खेलते कूद थे, खेलते घर में ही थे, और डांट भी पड़ती थी, मार भी खाते थे। वो बचपन जैसा होता है। मतलब वो जैसा एक ओपन, दिल्ली निकलने के बाद भी थोड़ा सा कुछ तो छूट मिली होगी ना? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। वो फिर आदत पड़ जाती है। आप फिर आप वैसी स्थिति में ढल गए कि अब जब बाहर जाने को मना है तो फिर मना ही है ना, वो चाहे बड़े हो जाओ छोटे हो जाओ। लेकिन थोड़ा सा और बाद में जब थिएटर शुरू किया, तब जाके इंडिपेंडेंटली आना जाना जब शुरू हुआ, तो वो चीज़ें बदली। और वो क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले, एक ये नहीं था कि यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ था। तो उस वजह से कहीं आने जाने का मन भी नहीं करता था। तो ये चीज़ थी। तो ऐसी फैमिली में कैसे, एक होता है ना कि एकदम पूरा बंधन है और अचानक से फिर आपने थिएटर ज्वाइन किया, तो वो फ्रीडम मिलना। फ्रीडम का सवाल नहीं है यहाँ, सवाल ये था कि जब मेरा थिएटर शुरू हुआ तो मैं ऑलरेडी, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं जो सेकंड नंबर पे आते हैं, उन्होंने एमए कर लिया था। फिर उन्होंने कुछ काम शुरू किया घर पे ही, एटलस मेकिंग में ज्योग्राफी में एमए किया था उन्होंने। तो उसमें कुछ ज़रूरत पड़ती है फोटोग्राफी की, डार्क रूम की और ये सब, तो उनको एक आदमी की ज़रूरत थी और मैं 11th में था। तो उन्होंने कहा चल तू करिए काम, तो मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया। साथ में बाद में थिएटर भी शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि ये सपोर्ट कम से कम इतना मिला भाई का या भाइयों का या उन्हीं का कि कहाँ चला जाता है शाम को, और उनको कोई बात नहीं, जाता हूँ ना, काम तो कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो उस में क्या हुआ कि वो 3-4 साल 5 साल थिएटर भी करता रहा, मैं काम भी करता रहा, स्कूलिंग भी करता रहा, फिर कॉलेज चला गया। तो वो एक्सेप्टेंस उस तरह से हो गई कि अभी पढ़ रहा है। तो मैं भाई के साथ काम भी करता था, आर्ट वर्क बनाना, सिनेमा स्लाइड्स बनाना, नेगेटिव पॉजिटिव बनाना,
और बाकी काम भी, डिलीवरी करना, पेपर ख़रीद के लाना, ये सब। तो उनको अम्मा को हमारे सबको ये लगा कि भाई कॉलेज भी जाता है, काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, और कोई बात नहीं, चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम ना आ जाए तो एक आध बार डांट भी दिया गया कि भाई कहाँ चले जाते हैं। तो वो बताया नहीं था आपने? बताने का ये था कि एक डर तो दिल में था ही। तो 1-1.5 साल के बाद फिर जब उनको पता ही लग गया तो मना उन्होंने फिर भी नहीं किया। कहीं ना कहीं हाँ नहीं किया तो मना तो फिर भी नहीं किया कि भाई हाँ चलो वो अभी कर लेगा, अभी कॉलेज में है, अभी ये है वो। फिर तो वो अलाउ भी कर देते थे कि भाई रहता, जैसे प्ले में पान दान चाहिए तो हमारी अम्मी पान खाती थी, या कुछ ऐसा चाहिए कि गरारा चाहिए, शरारा चाहिए तो बहनों के ले गए, तो सूट चाहिए तो भाभी का ले गए, अम्मा का ले गए, तो सब ऐसा होने लगा। फिर एक प्ले मुझे याद है मैंने किया था, उसमें धोती की ज़रूरत थी, तो हमारे पड़ोस में अब्बा जी के दोस्त जाट परिवार, मालवीय नगर में हमारा घर था, तो खुद ले गए, इसको धोती की ज़रूरत होती। तो ये इस तरह से धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि वो हाँ कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि वो मना भी कर रहे थे, ऐसा। मैं थोड़ा सा आपके पापा के स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि वो 6 बहन 1 भाई आपने, जी, और फिर आप 4 बच्चे, तो घर में एक होता है ना कि एक इंसान है जो 10 लोगों की जिम्मेवारी उठा रहा है। दरअसल जो हमें जानकारी है वो ये है कि हमारे दादा की डेथ हो गई थी जब मैं पैदा हुआ था और 2 महीने का था, और दैट वाज ईयर 65 समथिंग, ठीक है। और मेरी दादी की डेथ हुई थी 89 में, लॉन्ग पीरियड। एंड माई दादा वॉज 3 ब्रदर्स ऐसे, लेकिन हमारे दादा के लड़कियां होती रहीं, लड़कियां होती रहीं, लड़कियां होती रहीं, 4 लड़कियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, उसके बाद 2 लड़कियां और हुई। तो जब दादा काम वाम करते थे वो गांव में ही करते थे, हाथ से किसानों के काम और जाटों के काम। तो अब्बा हमारे बताते हैं कि भाई 2 लड़कियों की शादी तो उन्होंने कर दी, उसके बाद जो और 4 बची उन्होंने बोला भाई अब मेरे से नहीं होगा, तुम काम करो। तो एट द एज ऑफ 15 और समथिंग उनकी भी शादी हो गई, 15-16 साल की उम्र में, और उन्होंने फिर काम करना शुरू किया। तो अपनी 4 बहनों की शादी, अपनी शादी, और फिर जब शादियां हो जाती हैं तो फिर फूफियों के बच्चे भी हो रहे हैं, तो उसमें वो पूरा, फिर उनके बच्चे बड़े हुए तो उसमें पूरा खर्चा, ये सब सारी चीज़ें। फिर ये भी था कि भाई गाँव का घर बनाना है, ये करना है, तो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम एज अ लोन पर्सन। और अपने बच्चों को भी देखना है कि भाई ये गांव में या कस्बे में ही ना रह जाए, क्योंकि वो दिल्ली आ चुके थे और दिल्ली में वो बड़े बड़े लोगों की कोठियों बना रहे थे और इंटीरियर कर रहे थे। तो उनको ये भी था कि भाई इनके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं तो मुझे अपने बच्चों को भी लाना चाहिए, तो वो भी उन्होंने किया। फिर खुद कभी उन्होंने ना किसी ऐब में गए, ना बीड़ी, ना सिगरेट, कुछ भी नहीं, और फिर 5 वक्त के नमाजी, दीनदार आदमी। तो वो सब अपनी लाइफ के स्ट्रगल में अकेले ही लड़े, क्योंकि बच्चे अभी बड़े ही नहीं हुए। हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब थे वो, अब उनको पहले अब्बा ने गांव में ही आरा मशीन लगाई थी, लाइट इन 70s और सब। पहले काम वाम सीखा होगा किसी उस्ताद के पास, फिर अपनी ही मशीन लगाई। तो 1 साल 2 साल में, जब मैं शायद 4-5 साल का था, 70s की बात होगी वो, तो आसपास और भी जान पहचान वालों की मशीनें थी, ये वो भी सब दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ, लेकिन जेलिसी, ये सब सारी चीज़ें। तो मुझे याद है वो मंज़र कि उस पे सर्दियों का टाइम था, और सर्दियों में क्या करते थे कि वो रज़ाई भरने का काम भी करते थे, रज़ाई ये सब ना।
एक यूनिट वो भी लगा देते थे। तो फिर रात में किसी ने आग लगा दी उसमें, तो फिर वो टूट गए। फिर उसके बाद वो दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके उन्होंने, उससे पहले भी वो दिल्ली थे, काम सीख रहे थे, काम कर रहे थे। उसके बाद वो फिर दोबारा दिल्ली आए, फिर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो बीइंग अ लोन पर्सन, जब उनको एक साथ की ज़रूरत पड़ी आला मशीन पे, तो हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो 7वीं में थे, 12-13 साल के, उन्होंने कहा मैं काम छोड़ता हूँ, अब मैं स्कूल जाऊँ, फिर यहाँ बैठूँ, वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने 7वीं से ही काम शुरू कर दिया था, मशीन पे बैठना, वो सब सारी चीज़ें। तो बस इस तरह की फैमिली थी। उस चक्कर में क्या था कि हमारी दादी जो थी वो बहुत दबंग किस्म की औरत, घर में बच्चे हैं, घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो वो हुक्का पीती थी वो, और डरती नहीं थी किसी से बिल्कुल भी। लड़के उनको 2 हुए थे, एक जो बड़े बेटे हुए थे उनको, उनकी शायद 1-2 महीने में डेथ हो गई थी। हमारे अब्बा थे वो सर्वाइव कर गए थे, तो एक ही लड़का। उसके बाद उनको, जो हम 4 भाई हुए, तो लड़कों से बहुत प्यार, है ना। तो वो एक जो छोटे टाउन का जो इमोशन होता है, तो प्रोटेक्शन हमें वैसे बहुत मिला, है ना, दादी से और सबसे। लेकिन वो क्लास में, अगर स्कूल में किसी टीचर ने कुछ मार वार दिया, तो बच्चे आके शिकायत करते, अम्मा इसको मारा है आज। अच्छा, तो हाथ पकड़ के ले जाती थी वहीं, और जो गालियाँ मारा है इस तरह का वो था उनका। तो सारा पूरा फिर गाँव आ जाता था, अरे माफ़ कर दे माँ। तो उस तरह के माहौल में पले बड़े। आपने SRC ज्वाइन किया था कुछ 9 महीने के लिए, फिर आपने रेपेट्री भी ज्वाइन किया क्योंकि NST में पहला अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। हाँ, ऐसा। और 93 में आपने NST ग्रेजुएट किया। 2004 में आपको पहला ब्रेक मिला। हाँ। तो मुझे ये जानना है कि वो जो 11 साल का गैप है, उस दौरान, क्योंकि एक थिएटर आर्टिस्ट होता है या NST से पास आउट, तो उसकी सोच ऐसी होती है कि अभी मैं थिएटर मैंने कर लिया है, तो अभी एक एक्टिंग मेरे अंदर आ गया है, अभी मेरे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर वो 11 साल तक काम ना मिलना, क्योंकि आपने ये भी बोला है कि आपको फिल्मों में नहीं आना था, आपको शायद थिएटर ही करना था। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल धीरे धीरे सोच थोड़ी सी डेवलप होती गई। पहले ये था कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, अगर पिताजी नहीं आते दिल्ली तो हम भी नहीं आते। ऐसी कोई सोच नहीं थी गांव में या कस्बे में रहते हुए कि हमें दिल्ली जाना चाहिए या वो चीज़, क्योंकि वो सोच में ही नहीं था। वो तो दिल्ली आए तो यहाँ आके पहली बार 78 कह लो, शायद 8-15 साल, 16 9th क्लास में कितने साल का होता है बच्चा? 9 से 14 साल का, 15 साल का। तो 9th में जब एडमिशन लिया तो वो एक और बच्चा खा गए हम, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से, एकदम मीडियम तो इंग्लिश नहीं था, हिंदी लैंग्वेज थी। लेकिन ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में थी, और दूसरे मैथमेटिक्स भी A+ बा की जगह A+B हो गया, तो वो समझ नहीं आया, तो हम फेल हो गए 1 साल। और क्योंकि ऐसे माहौल में थे तो घबराहट और डर बहुत लगता था चीज़ों से, लेकिन फिर भी किस्मत जो है बढ़ाती रहती है। तो जब दिल्ली आए तो इन दिन में मार्केट गया तो वहाँ टेलीविज़न की दुकान थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी बिकते थे, और जो भी उस वक्त जो भी उपकरण गैजेट्स वगैरह आए होंगे मार्केट में, फ्रिज छोटा वाला, और देखा तो अरे ये क्या है, क्योंकि उससे पहले कस्बे में टीवी नहीं था, रेडियो था। और रेडियो हमारे घर पे भी था। तो टीवी देखा तो वो बड़ा अट्रैक्शन लगा, और उसके चक्कर में डांटनी पड़ती थी। अब आप 15-16 साल के हो गए, तो वो ये जैसी होती है कि कुछ बड़ा काम करने लगो तो सब कहते तो बच्चा है अभी, और तुम कुछ छोटा मोटा काम भी ना कर पाओ तो बोले इतना बड़ा हो गया है,
तो यही समझ नहीं आती थी हम बड़े हो गए कि छोटे ही रह गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जल्दी से जाके दुकान से कुछ ले आ, फलाना ले आ, दूध ले आ, ये ले आ, वो सबसे छोटे वाले के जिम्मे आता है। तो होता ही था कि मेहमान आ गए, बोले बेटा जल्दी से वो मार्केट जाकर दूध ले आधा लीटर। अब गए हम, जब वहाँ टीवी देखने खड़े हो गए, आधा घंटा पौना घंटा लग गया। अब मेहमान भी चले गए, आए तो फिर डांट पड़े, पिटाई हो। तो वो एक ऐसा था माहौल। फिर अब्बा जी को लगा चलो यार बच्चों के लिए टीवी ले आते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आए। ऑलमोस्ट 79-80 और फिर तो ऐसे शटर से खुलता था वो था, और तो वो सेंटर ऑफ एट्रैक्शन हम सबका ही हो गया। वो घर के जो बड़े थे वो तो उतना क्या देखते, बट मैं और मेरी 2 छोटी बहनें, उनको बड़ा वो था। तो आधा घंटे पहले ऑन कर देते थे, वो टू टू बजता रहता था उस। एंड देन तब दूरदर्शन जो है ना वो 6 से 8 2 घंटे का आता था एट दैट टाइम। फिर धीरे धीरे बढ़ा, अगले 6 महीने में आधा घंटा और प्रोग्राम बढ़ा, फिर रात के 10 बजे तक हुआ 1 साल 2 साल में। और फिर विनोद दुआ साहब, एक बड़े जर्नलिस्ट थे, विनोद दुआ, ओके, विनोद दुआ बहुत साल तक जिन्होंने बहुत सारे टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया था दूरदर्शन पे। पहली बार उन्होंने ही गुरदास मान साहब को पहली बार वो टेलीविज़न पे लेके आए थे 80s में शायद। तो वो तब लाए थे, उन्होंने सुबह 10 बजे संडे को प्रोग्राम करना शुरू किया। तो उन्होंने परमिशन ली प्रोग्राम 1 घंटे का, फिर नए साल पे। ओके, इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्राम्स हम देखते गए और देखते गए। तो ये लगे कि यार कुछ कैसे करें, यहाँ पे कैसे जाएं। तो दिमाग में ये नहीं था, क्योंकि हमें ये तो पता था कि भाई ये फिल्में तो मुंबई में बनती हैं। अब मुंबई में हमारा कोई है नहीं, तो वहाँ तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो दूरदर्शन के नाटक आते थे, ओके, सीरियल तब तक शुरू नहीं हुए थे। तो मैंने कहा ये तो यही बनते होंगे। तो मैंने भाई से पूछा, वहाँ है दूरदर्शन केंद्र है, वहाँ चला जाओ, वहाँ पता लगेगा। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि कोई भी इस लाइन में गया नहीं था। अब मैं गया और कुछ समझ ही ना आया तो क्या करूँ। फिर मेरा एक दोस्त था, मैं फिर वो मालवीय नगर के स्कूल में आ गया था। तो मेरा एक दोस्त है, अभी भी है, अजय मनचंदा नाम है उसका, दिल्ली में ही थिएटर करता है वो। और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे एक जगह, तो वो भी मालवीय नगर में ही रहता था उस वक्त। तो वो उर्दू का अखबार लेके आया, अपना कोई प्ले किया होगा उसने, उसका रिव्यू। कह रहे जाकर तो पढ़ देगा इसको। मैं कहाँ पढ़ दूंगा, उर्दू तो हमें घर में पढ़ते ही। तो मैंने पढ़ दिया। अब मेरे दिल में यही किया, ये तो नाटक करता है। अच्छा, मेरी हिम्मत ही ना उसे बोलने की कि मैं भी करूँगा। तो 11th में थे हम तब, 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, छुट्टियाँ हो गई। अब मुझे ये नहीं पता उसका घर कहाँ है। था वो भी बांध पे जगह, लेकिन घर नहीं पता। घर पता ही, घर आना जाना होता ही नहीं था। छुट्टियों में मैं सोचता रहा, तड़पता रहा, कैसे करूँ, कैसे पता लगाऊँ उसका। अगर वो अगले साल स्कूल में नहीं आया, किसी और में चला गया, तो कैसे पता लगेगा। तो एक दिन मैं बाज़ार में, मेरी भतीजी को बुखार था, उसको लेके जा रहा था। रास्ते सामने से मिल गया वो। अरे जाकर क्या, अरे मैंने कहा ये क्या हाल है। तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो उसने खुद कहा कि यार सुन, तू नाटक करेगा। हम स्कूल में कुछ करने लगे थे। स्कूल में हमारे एक टीचर आए थे, तो वहाँ स्कूल में कुछ होता नहीं था, सरकारी स्कूल था। लेकिन उन्होंने आके शुरू किया कि 26 जनवरी पे चलो गाने गाओ, देशभक्ति के, 15 अगस्त पे गाने गाओ, तो कुछ भगत सिंह बन के कुछ करो, ऐसा। तो फिर उसने कहा कि प्ले करेगा, प्ले। मैं कहा प्ले क्या होता है? यार नाटक बे। हाँ करूँगा। तब तक सामने मेरा घर है। मैं कहा मैं इसको जल्दी से छोड़ के घर पे आता हूँ। उसको डॉक्टर को दिखाया मैंने, जल्दी से भाग के गया, उसको पटका मेरे बिस्तर पे। मैं गया उसके घर, जाके मैंने स्क्रिप्ट दी। उसने बोला
रीडिंग कर। अब पढ़ने वढ़ने में मतलब ऐसे रवानगी बहुत थी, भाषा की कोई दिक्कत नहीं थी। हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे थे, उर्दू भी पढ़ रहे थे। तो मैंने पढ़ दिया सब। कहते यार ये तो बहुत अच्छा है, तो कल मंडी हाउस मिल। मैं कही ये कहाँ है? मंडी हाउस मुझे नाम से लगे गंदी सी जगह हो के मंडी हाउस। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट देखा तो मैं कहा हाँ सुप्रीम कोर्ट तो देखा था, क्योंकि हम बस में आते थे तो वहीं से मालूम लगा कि बस क्रॉस करके आती थी। तो कहते वो सुप्रीम कोर्ट के कॉर्नर से सीधा भगवान दास रोड ऐसे चले जाना, वहाँ बहुत बड़ा सर्कल है और वहाँ श्री राम सेंटर है, वहाँ जाना। अब मुझे लगे कोई मुझे डांट नहीं दे, कोई मुझे भगा नहीं दे यहाँ से। इतने सारे लोग, बहुत लोग उस वक्त सब दिल्ली में ही थे, जो बाद में बॉम्बे आए और सब, मतलब नीना गुप्ता जी और इंद्र गुप्ता जी और ये सब वहीं थे तब। पूरा भरा पड़ा था। मैं खड़ा रहा श्री राम के बाहर, देखता रहा। वो बिल्डिंग ऐसा लगे जैसे मेरे ऊपर चढ़ के आ रही है, ऐसी बनावट भी वैसी। हिम्मत ही ना हो अंदर जाने की, तो फिर पीछे से आया, क्या हो गया, क्यों खड़ा है, अंदर नहीं गया? मैंने कहा था ना फायर में मिलेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता फायर क्या होता है। तो उसका जो बड़ा सा हॉल है घुसते, उसको फायर कहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर रीडिंग शुरू की, प्ले शुरू किया। पहला प्ले हो गया, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। तो वो एक अलग फिर कॉन्फिडेंस उसमें आने लगा कि आप अपने इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं, आप अकेले आ जा रहे हैं। एक वो कॉन्फिडेंस जो है आते 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 वो एक सिलसिला चल निकला। फिर 87 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तब मैंने पहली बार झूठ बोला घर पे। क्या? क्योंकि अब घर वाले तो इंतज़ार करते हैं कि भी इसकी पढ़ाई पूरी हो तो शादी करें, और हमारे हाथ में तो मतलब 2 रुपये होते थे रोज़। 2 रुपये मिल गए बहुत है, 40 पैसे की टिकट जाने की, 40 पैसे की आने की, चाय भी कोई पिला देता तो बाकी खाना घर में खाते। तो 8-10 साल तो हमने 2 रुपये रोज़ पे निकाले हैं। और मैंने कहा क्या करें यार, ग्रेजुएशन हो गई, बड़ी जद्दोजहद। तो एक आइडिया आया, मैंने एमए में एडमिशन ले लिया। तो मैंने घर पे बोला कि अभी एमए करना है। भाई ने बोला हाँ, क्योंकि दोनों भाइयों ने एमए किया हुआ। कह रहे हाँ भाई एमए कर लिए, कोई बात नहीं। उम्र हो गई 25 नहीं 22-23 साल। ग्रेजुएशन में नहीं होती ना, 21-22 साल फेल हो गए तो 22 साल। तो उतनी ज़्यादा उम्र भी ऐसी नहीं थी कि भाई शादी अभी कर दो। तो एमए में एडमिशन ले लिया। गया मैं एक दिन भी नहीं क्लास अटेंड करने, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि क्या करें, अगर यही काम करना है तो अब इसकी पढ़ाई लिखाई तो करनी चाहिए। और घर से थोड़ा सा अलग रहने का भी एक ज़रिया मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि मेरा आधा दिन तो मंडी हाउस में गुजरता था, आधा दिन घर पे मैं काम करता था भाई के साथ। और तब मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे छोटे से शुरू करें। एमेच्योर थिएटर हो गया 5 साल, तो मैं एक्टिंग कोर्स कर लेता। क्योंकि उससे पहले 5 साल के अंदर हमने अजय मनचंदा और हमने ग्रुप भी बना लिया था, और हम इंटरव्यू कर करके अपने ग्रुप में लड़कों को लेते भी थे, और सबको मैं बोलता भी था। 1-2 साल के बाद एमेच्योर थिएटर 1-2 साल करने के बाद मैं बोलता था कि अरे तुम्हारा अभी अच्छा नहीं है, तुम जाके एक्टिंग कोर्स करके आओ। तो हमें लगता था कि हम बहुत बड़े दिग्गज एक्टर बन चुके। तो मैंने सोचा यार 5-6 लोगों को तो मैंने करवा दिया एक्टिंग कोर्स कह के, मैं खुद के लिए करवा। बस यही ऐसी दिमाग में आती थी चीज़ें। तो मैं अच्छा वो हम सारे शोज भी श्री राम के बेसमेंट में ही करते। तो वहाँ पे आज भी है शायद गुप्ता जी जो वहाँ के हेड क्लर्क थे, तो उनसे पहचान थी हमारी बहुत अच्छे से। तो मैं गया, मैं बैठा हुआ था, और मेरे ऐसे कुछ जैसे होता ना थॉट के लिए बल्ब जला हुआ दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा बल्ब सा जला। और मैं तो बस उठा और उठ के सीधा गया ऑफिस में। गुप्ता जी एक फॉर्म दीजिए। किसके लिए चाहिए? मैं कहा अपने लिए चाहिए। अगर वो एक्टिंग कोर्स का
कौन सा अरे वो क्या रहा है। मैंने कहा आप दीजिए, 2 रुपये का फॉर्म था, मैंने भर के अप्लाई कर दिया। 25 रुपये फीस थी उसकी पर मंथ। ओके। तो भाई के साथ मैं काम करता था तो काफ़ी सारे पैसे वो दे दिया करते थे उस वक्त के हिसाब से। तो 25 रुपये महीना कोई ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। तो मैंने वो भर दिया और हर आदमी, हर दोस्त वो कहे पागल हो गया है क्या, अब 5 साल के बाद तो मैच्योर थिएटर करके एक्टिंग कोर्स करेगा। और तब तब में सीरियल शुरू हुए थे। हम लोग ऑन एयर था, बल्कि वो ख़त्म पे था और 1-2 साल चला था। और फिर दूसरे सीरियल पुलिस फाइल से सिग्मा विग्मा ये बनने लगे थे डीडी के लिए। तो ये सीरियल शुरू हो गए हैं, यहाँ काम करेंगे वहाँ काम करेंगे। मैं ना यार, मेरा तो मन नहीं है, मुझे तो एक्टिंग कोर्स ही करना है। पता नहीं क्या धुन थी, मैं चला गया, एक्टिंग कोर्स किया। और जब एक्टिंग कोर्स किया तो फिर वो जितना भी घमंड था वो चूर हो गया। जितने भी ये थे कि हमने तो 5 साल मंडिया उसमें गुजार लिए, हम तो सीनियर टाइप के हो गए, वो भी सब बिखर गया। खिड़कियां नई वाली खुल गईं। अब लगे यार ये तो पढ़ने लिखने की चीज़ है, इसे तो हम 5 साल वैसे ही करते रहे यूं ही बिना सीखे समझे। तब मेरे दिमाग में एक विचार ये कौन था कि ये जितने भी टीचर्स आ रहे हैं पढ़ाने, या तो वो एनएसडी के अभी के स्टूडेंट्स एक्स जो रेपेट्री में काम कर रहे हैं, एनएसडी रेपेट्री में नामदेव भाई ये युवराज वहीं पे हैं अभी दिल्ली में, वो रेपेट्री में थे। और जिन्होंने एनएसडी स्कूल बनाया था वो सीनियर टीचर वो भी पढ़ाते थे, जो अब रिटायर हो चुके थे। यानी कि जब 59 में एनएसडी की नींव रखी गई थी थिएटर, एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट के नाम से। अच्छा। पहले एनएसडी का नाम ये नहीं था, पहले एशियन था। हाँ, एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया या एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट, ऐसे 10 साल या आज़ादी के 6 साल के बाद। तो उस वक्त जो लोग थिएटर करते थे उन्होंने ये संस्था क्रिएट की थी, वो भी हमको पढ़ाते थे आके। तो 87 में मैंने अप्लाई किया। और तब थोड़े से ये भी था ना, इतने दिग्गज एक्टर चारों तरफ थे, पास आउट थे, जो स्कूल में थे वो भी अच्छा। स्कूल के नाटक देखने जाए तो डर लगे और ये अच्छा, ये तो बहुत अच्छा करवाते हैं वैसा। तो वो सारी चीज़ें थी। रेपेट्री के नाटक देखे तो मतलब ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में, हो पाएगा हमसे कि नहीं, चले क्या वापस कारपेंट्री शुरू कर लिए और क्या करें। तो फिर करते 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 एनएसडी स्कूल के अंदर की तरफ जाते हुए घबराहट होती थी। इस तरह का एक वो था। तो मैंने कहा चलो भर के तो देख लेते हैं, होगा नहीं होगा कोई बात। तो मैंने अप्लाई किया, नहीं हुआ तो मैंने श्री राम रेपेट्री जो है वो 87 तक आते आते उसमें से जो सीनियर लोग थे, शेखर सुमन भी थे, वो भी एक्टिंग कोर्स के ही प्रोडक्ट है। तब एक्टिंग कोर्स 6 महीने का होता था जब शेखर सुमन साहब ने किया, और वो रेपेट्री में रहे 2-3 साल श्री राम की। वो एक्टिंग कोर्स के बाद मैंने वो श्री राम की रेपेट्री डिसॉल्व होकर दोबारा से रीबिल्ड हो रही थी। तो पुराने और लोग आए, प्रतिमा काज़मी वापस आई, पहले थी वहाँ चली गई थी छोड़ के, फिर और पुराने सब लोग, तो 20-25 लोगों की रेपेट्री दोबारा फॉर्म हुई। उसमें मुझे काम मतलब चांस मिला। अब एमेच्योर से एक्टिंग कोर्स से रेपेट्री का प्लेटफॉर्म सब बिट प्रोफेशनल, क्योंकि आप प्रोफेशनली अब काम करता है। तो वो मौका मिला। वहाँ जितने भी टीचर आए सब एनएसडी के पास आउट डायरेक्टर आए जो प्लेस कराने आए। एनएसडी से कोई 10 साल पहले पास हुआ, कोई 15 साल पहले हुआ, कोई उनके अपने एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें। तो वो फिर काफ़ी बड़ा जो है मिलता रहा सीखने को। मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं 90 में ड्रामा स्कूल चला गया। खूब मज़े से, खूब मेहनत से, रात दिन एक करके खूब काम करते थे हम। जो भी मिल जाए सामने, जो भी आ जाए, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, मतलब बैक स्टेज भी और ये भी और वो भी, जितना भी सीख सकते थे अपनी मेहनत से उतना
सीखा और 3 साल में के बाद निकले तो 3 साल के निकलते 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 मुझे पहला टीवी सीरियल फिरदौस नाम से दिल्ली में ही मिल गया। तब तक दूरदर्शन ही था और कोई प्राइवेट चैनल शुरू नहीं हुआ था। तो फिर वापस आए तो रेपेट्री में जो हमारे टीचर थे, रेपेट्री के चीफ, उनको हमने वादा कर दिया था कि रेपेट्री में आएंगे, मैं गया नहीं अगले साल, क्योंकि मैं शूटिंग करने चला गया। तो नाराज़ हो गए, अब सीरियल ख़त्म हो गया क्या करें, अब क्या करें। तो उनको मनाया जी हमने कि हम काम तो यही करना है, हम कैसे करेंगे, चल ठीक है आ जा। तो मैं पूरे साल ऐसे ही रहा, कैजुअल टाइप, मतलब कुछ भी काम कर लिया जाके, शो के पैसे मिल गए। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने अप्लाई कर दिया रेपेट्री के लिए, तो मैं परमानेंट वहाँ पे फिक्स हो गया। फिर 1 साल में फिर उस सीरियल को एक्सटेंशन मिल गया, तो फिर मुझे रेपेट्री छोड़नी पड़ी। अब ऊपर वाले का ही निज़ाम होता है वो। अब हर आदमी मुझसे कहे भाई तुम बम्बई क्यों नहीं जा रहे हो, मैं कहते चले जाएंगे, अब कौन सा ट्रेनें बंद हो रही हैं कल। जो टीचर मिले वो भी भाई तुम क्यों नहीं जा रहे बम्बई अरे यार तुम क्या कर रहे हो बम्बई जाओ। मैं ये थी वो क्या है, आवाज़ बिल्कुल यहाँ निकालना चाह रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग तब तक आशीष विद्यार्थी और मनोज वाजपेयी हमारे साथ के, आदित्य श्रीवास्तव और उनके भी सब सीनियर, वो सब आ चुके थे। और फिरदौस का जब टेलीकास्ट हुआ तब जी शुरू हुआ था 2 घंटे का। तो आशुतोष राणा वगैरह भी आ गए। जब वो दिल्ली आता था तो बोलता था आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने कहा आ जाऊँगा यार। नहीं आपका सीरियल आ रहा है दूरदर्शन पे, लोग पूछते हैं ये कौन है। तो कहते ये तो दिल्ली में है। और हमको पता था आप रेपेट्री में आप नहीं है, तो आओ फटाफट। तो फिर वो एक पुश उस तरह से, किस्मत का कह लो, लोगों का कह लो। तो फिर एक हमारा दोस्त है जो राइटर है बहुत अच्छा, संजीव दत्ता, जिसने बहुत सारी मेट्रो, लाइफ इन मेट्रो ये फिल्म और सुपर 30 इस तरह की फिल्में लिखी। उसका भी था कि यार मुझे भी जाना है, तो मैं कहा हम दोनों ही चलते हैं साथ में। तो फिर वो ऐसे करके हमारा मुंबई आना हो गया। फिर मुंबई में हर एक्टर जब आता है, क्योंकि अब आपने चलिए उधर थिएटर कर लिया, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया, पर जो भी एक्टर आता है तो एक अलग, जो वो ट्रेन से उतरता है ना, तो एक अलग चाह होती है अंदर कि यार अब हम आ चुके हैं, अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसा वाला एक फीलिंग, ऐसी फीलिंग आती है। हाँ वो तो आनी लाजमी है जब आप अपना घर बार छोड़ के एक दूसरे शहर में आ रहे हैं, जो कि यहीं आना अब ऐसा नहीं है कि आना ज़रूरी है। अब थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो गया है कि कास्टिंग एजेंसी वहाँ तक पहुँच जाती है, पैन इंडिया चल रहा, या उनको या थिएटर उन तक आपका पहुँच जाता है। उस वक्त ये था कि वो बड़ा मुश्किल होता था। उस वक्त का स्ट्रगल कैसा था सर, जब आप मुंबई आए थे और वो 2004 में वो 4 में पहला काम मिला था, पर 93 के बाद से नहीं, मैं आया 97 में। उसके बाद का उस समय का स्ट्रगल? नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं था, मैं काम तो कर ही रहा था। टीवी में सीरियल शुरू हो गए थे तो सीरियल करते थे। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ के 14 साल खाली रहा हुए 10 साल का ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं भी अच्छा काम करते हैं तो उस काम की तारीफ आपसे पहले कहीं और भी पहुँच चुकी है। तो एक ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो मैंने सोचा कि अब एक आध हफ्ता ज़रा दोस्तों से मिला जाए, उनके साथ टाइम गुजारा जाए, फिर जो है काम के लिए सिलसिले में निकला जाए। जानते तो किसी को नहीं थे दोस्तों के अलावा, वही बताएंगे भाई कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ क्या है, क्यों। तो तब लैंडलाइन लगने शुरू हो गए थे डिजिटल। पहले तो 5-5, 6-6 साल लग जाते थे, लेकिन तब वो डिजिटल आ गया था तो जल्दी लग रहे थे। तो नंबर भी आ गया अपने पास। फिर बाद में 2 साल बाद पेजर भी आ गया था मार्केट में। तो जब वो लैंडलाइन में चालू हो गया तो एक दिन कहीं पे पता नहीं आशुतोष मिला,
उन्होंने कहा कि भाई हाँ मेरा नाटक देखना है वो पृथ्वी में। मैं कहा यार मेरे को पता ही नहीं पृथ्वी कहाँ है। मैं रहता था उधर कांदीवली कॉम्प्लेक्स में। तो मैं पूछता पाछता चला गया, उसको नंबर दिया मैंने अपना, देखा मेरा नाटक, हाँ अच्छा। अगले दिन शाम को मुझे एक फ़ोन आया, अभी मेरा वो चल रहा है वीक कि अभी मैं काम के लिए नहीं घूमूंगा। फ़ोन आया, जाकिर हुसैन बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं जयरूप जीवन बोल रहा हूँ, वो हमारे सीनियर हैं। मैं कहा जी बोलिए। भाई तुम्हारे लिए एक रोल है और कल शूटिंग है। मैं कहा आई। मैं घबराई गया, मतलब ये कैसे? अरे आओ बलराम का रोल करना है तुमको। अच्छा। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश उस वक्त एक सीरियल बना रहे थे, उसका नाम था एक और महाभारत। तो उन्होंने, जब मैं दिल्ली में था तो उन्होंने यही सीरियल शुरू किया था। एक बहुत बड़ा नॉवल है शिवाजी साटम का, शायद मृत्युंजय, तो उसके ऊपर बेस करके। वो मृत्युंजय जो है वो महाभारत कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में वो फिर वो महाभारत ही में तब्दील हो गया, रेगुलर महाभारत में। तो उसमें सब ज़्यादातर एनएसडी के लोग थे और ये सब था। जो रेपेट्री में हमने श्री वल्लभ व्यास को देखा था, रवि झांकल को देखा था, वो सब थे। मैं जानता सबको। मैं पहुंच गया वहाँ, कितने बजे आऊँ? मुझे 8 बजे आ जाओ फिल्म सिटी में। सेट में 8 बजे जा खड़ा हो गए, सेट में बंद। मैं कहा ये तो बंद है। वॉचमैन वहाँ पे थे, बोले अरे सर 9 बजे आएंगे। नहीं हो गया? मैं कहा अच्छा 9 बजे के बाद खुलेगा दरवाजा। ठीक है तो रोक दे। हमारी तो वो एक्साइटमेंट में काम मिल गया तो पहुँच गए अंदर। आ गए तो कौन है भाई? अच्छा आप है बलराम करो। हाँ चलो मेकअप वेकअप कर दे, गई कर दो। डॉक्टर साहब आए, तब वो जी के हेड हुआ करते थे। डॉक्टर साहब आए, वो हमने उनका वो चाणक्य वगैरह तब दिल्ली में देखा था। चलो हाँ ये सीन वो सीन चलो करने लगे। तो हमारे पास भी कुछ जगह 2 डायलॉग आए। तो शूटिंग के बाद उन्होंने बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने जी मेरा नाम जाकिर हुसैन है, एनएसडी से। मैं कहा हाँ जी, हाँ समझ गया मैं, तुम्हारी स्पीच सुनते ही समझ गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग द्रौपदी बोलते थे, मैं द्रौपदी बोला मैंने। इसकी वजह से उनको लगा कि इसका समझ ठीक है, द्रौपदी ये सब नहीं तो सब एक्टर द्रौपदी ज़्यादातर लोग। तो से फिर मुलाकात हुई, फिर ये हुआ। 2 एपिसोड में कर पाया था, बंद हो रहा था सीरियल, वैसे भी सीरियल ही बंद हो रहा था। वो बंद हो गया। उसके बाद फिर घर बैठ गए थे। फिर आप राम गोपाल वर्मा सर से कब मिले? तो वो यूँ कि हम लोग सीरियल कर रहे थे, तो हमारा एक असिस्टेंट दोस्त था जो गाथा में भी था, और फिर बाद में छोड़ के वो, क्योंकि सारे लोग एक ही टीम थी ना यूटी में, तो जब भी काम करते थे तो अपनी टीम को बुलाते थे। तो अच्छा लड़का था, पार्थो था, मतलब क्योंकि ही इज नो मोर। ओके। सो वो कहने लगा बड़े भाई, मैं कहा अब बहुत मन नहीं करता अब टीवी करने का। मैं कहा अच्छा तो मत कर फिर, अब जाओ फिल्में करूँगा। जा फिर रामू के यहाँ जा रहा हूँ। अब तक रामू स्टेब्लिश हो गए थे, सत्या आ गई थी, ये सब एक दो चीज़, ये ऐसा हाउस, ऐसा बंदा आया है नए लोगों को लेके फिल्में बना देता है। तो यही था, हमारी भी इच्छा थी कि हमें भी दे दे कोई रोल उस तरह से। तो उसने कहा कि रामू के यहाँ जा रहा हूँ। मैं हटा आया। फिर वो शूटिंग पे आया दोबारा मिलने के लिए 1-1.5 हफ्ते बाद। हो गया तेरा, ज्वाइन कर लिया तूने? कहते हाँ। कौन है? कहते एक फिल्म बन रही है, एक हसीना और श्रीराम राघवन है। अब श्रीराम राघवन जब टीवी करते थे तो एक्चुअली हम साथ के लोग हैं, तो के अनुराग, राम वो अपना राघवन, तो ये सब नया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे टीवी में उस वक्त। तो बड़ा यही हो रहा था कि ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। तो हम एक दूसरे को वैसे जानते थे, और इन्होंने गाथा भी देखा था तो ये जानते थे कि मैं ये भी एक एक्टर आया। उधर हम के वगैरह को भी देख रहे हैं, ये सब उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जब आया तो लगा तो रामू के कैम्प में घुस गया। कहते हाँ भाई,
हाँ मैं भी बोल ऐसी हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, मुझे लगा ऐसे ही जरूर जरूर कह के चला गया, कुछ होगा तो है नहीं। हाँ तो एक दिन उसका फ़ोन आया, बोले अरे भाई मिलो आप। हाँ मैंने कहा अच्छा ऑडिशन करना है। हाँ ऑडिशन कर लेंगे चलो। तब रामू का ऑफिस वहाँ होता था सन एंड सर, वो अपना सनी साउंड देखा हाँ, ना, उससे पहले कॉर्नर पे जो एक बंगला सा पुराना सा पड़ा हुआ, वहीं किसी बिल्डिंग में फ्लैट में वो ऑडिशन कर रहा था। तो कुछ छोटे छोटे ही रोल थे उसमें, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तो कुछ थे नहीं। तो मैंने 2-3 का ऑडिशन कर दिया। हाँ कर दिया तो ठीक है, उसका फ़ोन आ गया कि श्रीराम सेलेक्ट। मिलेंगे। हाँ अच्छा, श्रीराम के पास चला गया मैं, मिला जाके। तो यार जाकिर ये है रोल, एक सीन है, अब वो हिचकिचाहट कह लो कुछ, मैं यार देख मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे यूं ही यही साइड में खड़ा कर दो, तुम ये कर दो। कहते नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, दिस इज योर सीन, यू बिलीव मी, इट्स विल हेल्प यू। मैं कहा ओके ठीक है, बिलीव मी तो ठीक है, बिलीव हो गया। शूटिंग कर ली, वो शूटिंग कर ली। तो अब कहीं दिल में पता नहीं ये था कि यार फ़ोन आना चाहिए वहाँ से। 15 दिन के बाद एक फ़ोन आया, हम बोले RGV मिलना चाहते हैं। मैं तो हो गया था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ ऑडिशन टू हिम। हाँ तो RGV यही करते हैं, अपनी जो भी फिल्में बन रही हैं जितनी भी, उसमें कोई उसको टैलेंट दी जाता है वो एकदम पिक कर लेते। पिक कर लेते। तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, मिलने बुलाया तो बात शुरू हो। एंड RGV इज़ वन पर्सन वो डजंट टॉक अबाउट हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब नहीं बात। वो सीधे कट आते ही कट टू कट, जाके आई वांट यू टू थिंक अबाउट द कैरेक्टर लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। सिलेक्शन कर लिया ना उन्होंने, वो या सीधे आ गए। ओके या think about this kind of what I'm telling you, and whenever you're ready come, we'll meet again. 15 दिन में फिर मैसेज आ गए, बुला रहे हैं, फिर वही बातें, फिर वही बातें, फिर वही बातें। वो आदमी आपको दे रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। फिर 15 दिन में बुला लिया। फिर कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है, यू आर डूइंग दिस फिल्म नो फॉर मी, या गिव मी रोल। ऐसे 7-8 फिल्मों में रोल, 5-6 फिल्में जो उसमें चल रही थी, सब में एक सीन कराओ इससे, एक सीन कराओ उससे। सो ही वाज प्रिपेयरिंग मी फॉर व्हाटएवर ही हैड इन हिज माइंड। फिर उन्होंने फिल्म दी कि ये फिल्म है जेम्स, एक फिल्म थी जेम्स, वो दे दी और सरकार अनाउंस हुई। अरे तो बच्चों से हाँ बेटा मिल जाए रोल, तो सब नया हो गया, ये क्या हो गया। दो अब उसको कह भी नहीं सकते नहीं। ये तो गड़बड़ है क्या। अरे इसमें लड़का भी नया, लड़की भी नई, विलेन भी नया, डायरेक्टर भी नया, पहला उसका काम, कैमरामैन का भी काम पहला, सबका पहला पहला पहला। यार ये तो अमिताभ जी के साथ काम करना। अब क्योंकि तब फैक्ट्री बन चुकी थी इनकी 4 बंगले में, उसमें आना जाना, फिर सब पहचान हो गई, वॉचमैन भी तो रोकना बंद कर दिया। तो हमारा टाइम नहीं गुजरने लगा, बेसमेंट में सब होते थे। तो बेसमेंट में था, बैठा हुआ था, बातें चल रही थी। तो रामू की असिस्टेंट थी एक लड़की, वो आई, जाकिर में हाँ सर बुला रहे। मैं आई, अब क्या हो गया। अब वहाँ जो है वो और जो रवि काले जो एक्टर था, जो गंजा साहब नहीं बना था, बच्चन साहब का सबॉर्डिनेट, उसकी भी ऐसी ही कहानी है मेरे जैसी। किसी फिल्म में उसने एक सीन किया था अब तक 56 में, इसलिए उसको तो। और रवि तुमको भी बुला रहे आई, ये यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, निकाल के काल देंगे, भागो यहाँ से बैठ के। जाके बैठे हम, क्या ज़ाकिर, देयर इज अ रोल इन सरकार। अरे
और ऐसे से है, ऐसे से है। और रवि को ही बोला रोल है, तुमको गंजा होना पड़ेगा। हाँ सर हो जाऊँगा। तो मतलब गंजा क्या, मतलब तैयार थे, कुछ भी करा लो। अब जो प्रिपरेशन उन्होंने मेरी कराई थी फॉर जेम्स का कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में उन्होंने बोला कि वो डिजाइन हिज लुक्स एंड मेकअप एंड एवरीथिंग यू डू व्हाटएवर। और तब मेरे पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे, पैसे तो हाथ के हाथ खत्म हो जाते थे। तो एक क्रेडिट कार्ड कहीं से बन गया था, उसकी लिमिट थी 10,000 रुपए। ओके। तो उस वजह से कुछ 2-2.5 रुपये तो कैश विड्रॉ कर सकते थे। तो जब उन्होंने कहा कि एक सीन दिया मुझे जेम्स का कि ये सीन है तुम्हारा, यू प्रिपेयर दिस विद कॉस्ट्यूम विद लुक्स एंड व्हेनेवर रेडी कम एंड शो मी। मैंने उसका डिज़ाइन किया, क्या पहन सकता है, कैसे हो सकता है ये। वो 2,500 रुपये तो मैंने कैश निकाले कार्ड से, और 10,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा। और फिर वो कार्ड के पैसे ही नहीं दे पाया मैं कभी, तो वो फिर ख़त्म हो गया कार्ड, पैसे ही नहीं होते थे। मैं गया लेके अपनी प्रेस व्रेस और चादरें वादरें और कॉस्ट्यूम पूरा बेसमेंट में मैंने तैयारी की, मेकअप वेकअप किया अपना। और डायरेक्टर ने बोला चलें, हाँ चलो। उनको पसंद आया और उन्होंने खुद रिहर्स किया मेरे साथ और सेट किया एक टोन। मैंने सेट की, इज़ रेडी टू शूट। उसका शूटिंग शुरू हुआ वो टुकड़ों में, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शूटिंग चल रही है, दूसरी फिल्मों की भी चल रही है, फिर इसकी चलेगी, अगले हफ्ते कुछ होगा। तो तब जो है वो हम वहीं बैठे हुए थे, तो सरकार के लिए, और जो हमारा डायरेक्टर था रोहित जोगराज, जिसकी चमक एक सीरीज़ आई है अभी, पंजाबी का बहुत अच्छा डायरेक्टर है वो भी नया था। तो ना उसके पास पैसे होते थे ना हमारे पास, तो ऐसे ही बांट के चलते थे। 50 रुपये है मेरे पास, 25 तू रख ले, 25 ऐसा। तो उसको ये किस्सा मैंने बताया था कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं होते, तो उसने बोल दिया कि सर, और सरकार के टाइम पे रामू ने बोला कि भाई यू डू योर कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एंड यस लिसन कॉल द कॉस्ट्यूम गाय। तो लड़का था, उसको बोला जो जाकिर बोले उसको प्रोवाइड कराओ। तो उसको उनको खबर थी कि इस बार पैसे नहीं है, ऐसे नहीं। तो फिर वो सरकार का सारा लुक्स, उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वो सब करके उनको फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिखाए। फिर उन्होंने वो फाइनल किया, फोटो शूट हुआ, थोड़ा ये हुआ था। तो बस वही है। फिर यूँ समझ लीजिए, अब मन की इच्छा तो पूरी हो गई, रोल भी मिल गया, लेकिन अब ये डर लगे कि अब करेंगे कैसे। अमिताभ बच्चन बैठे हैं सामने है। तो दिल में धड़कन, हार्ट बीट बढ़ी हुई, और उसमें ये था कि यार शूटिंग कैंसिल हो जाए। और वो एक बार हो भी गई इत्तेफाक से। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कभी कभी तो आएगी। एक हफ्ते बाद फिर आ गए, फिर हालत खराब, ऐसे करें। आ गई शूटिंग, पहुंच गए वैनिटी, तैयार भी हो गए, देख रहे हैं बच्चन हवाए क्या, गाड़ी घूमे, हाँ आ गए यार आ गए। अब क्योंकि उसे 1 घंटे में बुला लिया, चलो आपका शॉट रेडी है। मगर आए घबराते हुए जा रहे हैं, हाथ पाँव काँप रहे। अल्टीमेटली वो एक शॉट हुआ, फिर उनके सामने बैठ के सीन करना था पूरा। वही सीन पहला जो सरकार में मेरा सीन है, वही पहले दिन शूटिंग। तो ऑब्वियसली वो घबराहट होना बड़ा लाजमी है। तो रामू आखिर हाँ तो घबरा रहे, रिलैक्स, इतना भी टाइम लो, आराम से कर, कोई जल्दी नहीं है बोलने की। बच्चे साहब ने कहा जस्ट रिलैक्स। तो फिर वो घबराहट निकली,
फिर थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ, फिर रिलैक्स हुए, फिर वो मैंने कह रहा उन्होंने बोल दिया अब कितना भी टाइम लो, क्योंकि वो एडिट तो कर ही लेंगे, ज़्यादा लंबा लगेगा तो फिर हमने इतना टाइम लिया कि फिर वो सब कुछ किया जो मन में आता रहा उस वक्त। और बस वो मेरे ख्याल से 2 ही टेक हुए थे, एक पहला जो रिजेक्ट हो गया था और जो दूसरा हुआ जो फिल्म में दिखता है। तो बड़े खुश हुए, बच्चन साहब भी बहुत खुश हुए। बाद में मेरा सीन वही था, वो ख़त्म हो गया 2-2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक। तो मैं अपने इस युद्ध को एक्सपीरियंस कर रहा था बैठ के वैनिटी में। तो लड़की आई, सर बुला रहे। अरे मैंने कहा क्या हो गया, अब कर तो दिया, अब कैसे करें। तो बच्चन साहब आरजी में बैठे हुए, तो मैं पहुंचा, बच्चन साहब खड़े हो गए। अब वो 4-5 कुर्सी लगा के बैठते हैं, टेप लगा के, आओ आओ बैठो बैठो। अरे मैंने कहा सर कैसी बात करूँ, मैं अच्छा लगूंगा इस पर बैठा हुआ। बैठिए, मैंने तो टांगे ऊपर लटक जाए, कैसे लगूंगा। हाँ हाँ बैठे। रामू फिर बात करते रहे, कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो। बहुत अच्छा किया वेरी नाइस। इसलिए बस ऐसे हो गया आपके सामने ना। अरे नहीं नहीं इंस्टिट्यूट। फिर ही gave me lot of love and appreciation. ऐसा मुझे पता लगा बाद में कि बच्चन साहब अपना जो भी काम करते वो रफली एडिट होके उनके पास सीन जाता है और दे वॉच हिमसेल्फ कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। एंड अगर कुछ गड़बड़ लगती है उन्हें तो फिर वो कहते हैं कि इसको थोड़ा रीशूट कर लेते हैं। ऐसा उनका एक तरीका है टू रिव्यू योरसेल्फ हिमसेल्फ कि भाई एक जिम्मेदारी भी तो है ना। बिल्कुल। तो उस चक्कर में उन्होंने, अच्छा वो क्या होता है कि कुछ लोगों को भी दिखाते हैं जो जानकार लोग हैं, जो कि ये मैंने किया है, आपको कैसा लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है। श्रीराम की है, जैसे वो स्क्रिप्ट लिखता है तो पहले अपने दोस्तों को बुला के सुनाता है, फिर रिक्शे वालों को बुला लेगा कि स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, सुनो कैसी लग रही है। वो एक तरीका है काम को। बिल्कुल। तो उस चक्कर में क्या हुआ, वो सीन उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया कि मेरा तो बताओ, पर ये देखो ये लड़का कितना अच्छा आया है, एक नया लड़का है। तो इस चक्कर में वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने वो सीन फिल्म से पहले देख लिया। सो दैट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन आई गॉट फॉर दैट वर्क। एंड फिर बाद में उनके साथ एक दूसरा काम किया, सीरियल था एक युद्ध एक सीरीज़ की थी हमने, अनुराग ने डायरेक्ट की थी वो बच्चन साहब के साथ। उसमें भी काफ़ी सराहना मिली। वो जब भी मिलते थे बहुत 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 ही अपनापन आत्मीयता से मिलते हैं, आज भी जब भी मिलते हैं वैसे ही रहते हैं। तो बस उसके बाद तो इनिंग दूसरी शुरू हो गई। टेलीविज़न से निकल के आप फिल्मों की तरफ चले गए और लोगों ने देखना शुरू किया कि एक नए तरह का एक कुछ एक्टर आया है और इस तरह का। तो आज भी इतना प्यार मिलता है, लोग इतना पसंद करते हैं चीज़ों को, परफॉर्मेंसेस को। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह से एक जैसा ना लगे। तो वो अगली ही फिल्म में टूटा। जॉनी गद्दा जब वो कर रहे थे, या दरवाज़ा बंद रखो जरा की फिल्म थी, तो वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे थे मुझे कि ये जाकिर है क्या। कहते हैं हाँ सर। तो वो एक सरकार की इमेज और वो क्या जॉनी गद्दार में बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसी मेरी कोशिश रही कि मुझे यही पूछना है कि ये जो अलग अलग दिखते हैं आप हर एक किरदार में, वो आपकी तैयारी किस तरीके से होती है? दरअसल क्या कहें उसको, वो तैयारी तो वो बेसिकली मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि वो जो कैरेक्टर है वो बता देता है आपको, स्क्रिप्ट बता देती है कि आदमी कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। बाकी चीज़ आपको आपका डायरेक्टर बताता है कि मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, जैसे
जैसे आरजीवी ने मुझे कहा कि ऐसे लोगों की साइकोलॉजी पे काम करो कि जो अपनी पावर कैरी करते हैं। ओके। अब ये टर्म ही कहीं नहीं पड़ी हमने किसी एक्टिंग के उसमें, हाँ। पावर कैसे कैरी करता है आदमी, कोई हाथ में चार्जर लेकर चलता नहीं, या जो है मतलब ट्रांसफार्मर लेके थोड़ी चलता, तो चाप से पावर कैरी करता। लेकिन क्या होता है कि जिससे पावर से उनका मतलब था कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरे ऑफिस में बच्चन साहब आने वाले हैं और धीरे धीरे सब पूरे आसपास के दुकानों को पता लग जाएगा, तो उसका माहौल कैसे बदल जाता है, बिकॉज ही कैरीज हिज पावर। आज की डेट में अगर यहाँ पता लग जाए शाहरुख खान आ रहे हैं दही हांडी पे, तो हाउ वी, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, हिज लाइक यू नो ऑरा। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है कि अब राज ठाकरे साहब उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने उनका भी एग्जाम्पल दिया कि अगर मोहल्ले को पता लग जाए कि यहाँ राज ठाकरे साहब आ रहे हैं तो कैसे पूरा सब बदल जाएगा, बिकॉज ही कैरीज हिज पावर। बस मैं सोचता रहा, टाइम बहुत मिला, 1-2 महीने 3 महीने मिले तैयारी करने के लिए। अचानक मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जो हमने कभी एक्सपीरियंस भी की थी 1-2 बार, कि हमें पता है बच्चन साहब की पावर क्या है, हमें पता है फला आदमी की पावर कितनी है, वो पावर तो हमें पहले से ही पता है, इसलिए हमें दिमाग में वो हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम 3-4 दोस्त अगर बैठे हैं या चाय पी रहे हैं और कोई सामने से निकल जाए जिसको हम जानते भी नहीं, तो ऐसा लगता है ना कौन है, जानता हूँ, नहीं मैं तो नहीं जानता, कोई है शायद ही, ऐसा हुआ शायद आप सबके साथ। तो वो कैसे पावर कैरी कर रहा है अपनी, जिसको हम जानते भी नहीं। वो तो कुछ ऐसा आदमी गया हमारे सामने से तो हमको लगा अरे क्या कॉन्फिडेंट और पर्सनालिटी ऐसी है, तो उस पे काम करने की मुझे लगा ज़रूरत ज़्यादा है। और वो कैरेक्टर के साथ भी और स्क्रिप्ट के साथ भी ऐसा ही था कि स्क्रिप्ट वाले जो कैरेक्टर हैं वो उसको जानते ही नहीं कौन रशीद, और होना ऐसा चाहिए कि वो आए और अपनी पावर दिखा के चला जाए और सबको लगे ये कौन था यार, और ये चीज़ ऑडियंस को भी लगनी चाहिए। इस चक्कर में आरजीवी का था मुझे नया लड़का चाहिए जो ये काम को कर जाए। बाकी तो ये होगा कि मैं कितना भी आड़े टेढ़े शॉट लेके छुपा के किसी नॉन एक्टर नॉन फेस को ले आऊँ, जैसे ही वो सामने आएगा ये कौन है, रशीद कौन है, दिखाया है, ओहो अच्छा ये तो संजू बाबा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो पावर कैरी नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 50% काम वहाँ डाइल्यूट हो जाता है। अगर नया लड़का होगा, उनका ये कहना था कि नया होगा और ये अगर कर गया तो ये होगा कि यार ये कौन है जो सरकार को धमकी देके जा रहा है बिना कुछ बोले, और सरकार को भी ये लगना चाहिए कि मेरे जीवन काल में ऐसा आज तक कोई आया नहीं मेरे सामने। तो वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री सबकी मिला के ऐसी हुई कि वो वर्क कर गया। और तब लोगों को लगा, ऑडियंस को भी और मेकर्स को भी, ये कौन आ गया यार, और यही चाहिए था। क्योंकि सरकार को जब बताया जाता है कि कोई रशीद है मिलना चाहता है, तो कौन रशीद, पता नहीं है, पहले दुबई में था, नेपाल में था, उसके बाद यहाँ आया, आपसे कुछ काम है उसे, आप बुलाओ कौन है। अब वो ऐसा कुछ करके चला गया कि ये तो अजीब सी थ्रेट सी दे के चला गया यार मेरे ही घर में। वो जो एक फिनोमेना उनको चाहिए था उस कैरेक्टर में, वो शायद कहीं कुछ % में ला पाया, हम कर पाए। तो बाद में जब सरकार की शूटिंग चल रही थी तब रामू ने तब मुझे बताया कि वो जो एक हसीना थी का तुमने सीन किया था और जो तुम सैफ को धमकी दे रहे हो, मेरे पैसे कम देगा, 15 या 20 दिन में, 15 या 20 तब 20 दिन से पहले फ़ोन नहीं करूँगा और 20 दिन के बाद भी नहीं करूँगा। इस लाइन का एक थोड़ा सा टाइट क्लोज मुझे मिल गया उसमें, श्री राम ने डाला
तो ये सेट कि वो धमकी देख के मुझे लगा था कि तुम वाकई 20 दिन के बाद इसको मार दोगे, तो वो जो और तुमने किया कुछ नहीं, वो आंखों में जो थ्रेट था, इस वजह से मैंने तुम्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया था और उतनी लंबी तैयारी कराई थी। सो दैट इज मतलब जो एक टैलेंट हंटर होते हैं उनका एक अपना एक तरीका होता है करने का। वो देख सकते हैं कि ये कहाँ पहुँच सकता है, ये मेरे कैरेक्टर को या मेरे विजन को कैसे ला के दे सकता है। दूसरी तरफ श्रीराम, जब उन्होंने पहली फिल्म की तब तो कुछ ऐसा नहीं था, जब जॉनी गद्दार वो बना रहे थे तो मैंने कहा यार हमें बुलाया नहीं, मैं पहुंच गया फ़ोन करके, हम भी है भाई साहब, हमारी भी अर्जी ले लो। तो वो किसी और को सोच रहे थे शायद, इरफान भाई के बारे में, तो उनको लगा हाँ यार तुम भी तो हो। अगर हाँ चलो ऑडिशन करते हैं, मैं कल करेंगे, बताओ कैरेक्टर क्या है। हम बताया ऐसे 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 ऐसे। तो मैं पूरी तैयारी, थोड़े कॉस्ट्यूम कपड़े वपड़े लेके चला गया ऑफिस में उनके। तो मैंने ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद अगले दिन फ़ोन आ गया तुम ही करो। सारी रात बैठ के उन्होंने डिस्कस किया होगा, यार इसको ले क्या, इसको ले क्या, इसको ले क्या, इसको ऑल दिस। तो वो किस्मत में था, वो मुझे मिल गया। अब जब मैंने वो कर लिया तो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे धर्म जी के घर पे। तो श्रीराम इंटरव्यू दे रहा है, कहते सर इनका कैरेक्टर कैसे बनाया आपने? कहते मैंने तो कुछ और बनाया था, इसने कुछ और कर दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो इसको बना भी नहीं किया मैंने। तो उसके साथ ऐसा है कि वो रूल बता देता है और रोल लिखते हुए तो उसके दिमाग में कुछ होता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेम हैपन विद अंधाधुन में भी वो बिल्कुल ही डिफरेंट लिखा हुआ था उन्होंने। मैंने कुछ यार ये तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम डायरेक्टर आपको ये फीड करता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इस तरह का एक कैरेक्टर बना के दो, मुझे इस तरह का। बहुत सारी चीज़ें और आगे चल के होती रही। तो बस जो ही डूबते तैरते यहाँ तक पहुँच गया। कैसे करें सर, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं अभी आज के ज़माने के, हम जैसे लोग नहीं, मैं उनमें बिलीव नहीं करती हूँ, पर हैं बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा काम करेंगे ना, उसके बाद उनका क्या हो जाता है कि मेरा काम आ गया है, देख लो, काम से काम दे लो, लेकिन हम ऑडिशन क्यों दें? हाँ नहीं, बेसिकली काम से काम के लिए आज तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोग हैं। काफ़ी लोग ऑडिशन करते हैं और जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, चाहे काम आ गया हो, बड़ा आ गया हो। समटाइम क्या होता है कि जब हम लोगों ने टेलीविज़न का काम शुरू किया था तब ऑडिशंस की परंपरा उतनी थी नहीं, और ना ही कास्टिंग एजेंसियां हुआ करती थी। तो भाई यही होता था कि अपनी अपनी फ़ोटो दे आओ। तो फ़ोटो इकट्ठी हो जाती थी हर ऑफिस में। उनको मैंने फेंकते हुए भी देखा है, मैंने अपनी फ़ोटो उस कूड़े में से उठाई भी है। तो 10 रुपए की एक आती थी यार उस टाइम। तो अब ठीक है, अब वो भी क्या करे बेचारे, कितने सारे एक्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे और वो सब कुछ चाहिए। लेकिन जब एक काम आपका आ गया तो दूसरे के लिए फिर वो टेलीविज़न में कभी ऑडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो नहीं पड़ी। फिर बाद में जब फिल्म आ गई तो फिल्मों में कभी ऑडिशन बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है या कुछ है तो एजेंसीज़ को चाहिए होता है कि भाई वो जाके उनको दिखाएंगे, करेंगे। लेकिन सम टाइम आज भी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा की रोल है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तब आपको करना भी चाहिए। लेकिन हर कोई, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को अभी ऑडिशन दिए थे टेलीविज़न के टाइम पे जिनको खुद बोलना नहीं आता। अब उनको क्या समझाएं कि हम कितना काम करके आए। अभी उनको पता ही नहीं है, तो नहीं पता तो नहीं पता। अब इनकी जिम्मेदारी है भैया ऑडिशन ले लो। अब वो ऑडिशन लेने के लिए, मेरा ऑडिशन लेने के लिए कोई जो है आमिर खान तो आएंगे नहीं, बिल्कुल है ना। मैं प्रूव करूंगा तो शायद वो इंटरव्यू लेने भी आ जाए, बात वो नहीं है।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके लिए तो टाइम लगेगा, आपको करना पड़ेगा, तब जाके मैंने दिए हैं ऑडिशन। राजू ईरानी भाई साहब को एक मैंने ऑडिशन दिया था पीके फिल्म के लिए, हाँ। जो कि मुकेश ने मुझे बुलाया था, और वो कहने लगे यार तुमने ज़्यादा अच्छा कर दिया, हमें थोड़ा ख़राब चाहिए। नहीं मतलब कहने का ये था कि जो सौरभ ने रोल किया था बाबा वाला, तो उनको थोड़ा सा फ्रॉडी बाबा भी तो चाहिए ना मेरे साथ। बिल्कुल। तो कहते हैं आपने जो कर दिया वो ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत जेन्युइन है। कई बार आप अच्छा होना भी आपके लिए, मैं कहा मुझे बता देते मैं वैसा कर देता थोड़ा। तो ऐसी मजाक की बात है वो तो खैर। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जैसे गाथा में जो मेरे मुनीम बने हुए थे वो दिलीप जोशी, वो तारक मेहता जो करते हैं दिलीप जोशी, वो पुराने मित्र हैं, तो वो मेरे मुनीम बने हुए थे। तो वो क्योंकि गुजराती थिएटर के बड़े जाने माने नाम हैं और सब, तो अब हमारी तो ऐसे हंसी मजाक करने की रूबल जानता है कितनी आदत है। और तो जब हम शूटिंग कर रहे थे, 6.5 महीने हो गए शूटिंग करते हुए, तो तब 97 में तब ये अधिकारी ब्रदर्स का जो चैनल है वो पहला शुरू हुआ था, सब टीवी। सब टीवी का नाम सब टीवी क्यों है मालूम आपको? श्री अधिकारी ब्रदर्स, SEB, इसलिए उसका नाम सब टीवी। तो वो जानते थे उनको, तो कह लगे भी वो एक कॉमेडी सीरियल बना रहे हैं और तुम्हारी कॉमिक सेंस और टाइमिंग और ये सब बड़ी अच्छी है, तुम जाके मिल लो। मैंने मिल लेता हूँ भाई साहब। अब हमें ही था कि यार तुम होगे क्या? यार मैं तो नहीं रह पाऊँगा, तुम जाके मिल लो। मैंने नाम बता दिया, तुम्हारा हो जाएगा। मैं गया वहाँ पे बैठा, तो मेरी शक्ल ही देखते रहे। मैं जी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कह रहे आप कॉमेडी कर लेते हैं? मैंने कहा उसने भेजा तो कर ही लेता हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं बस सीरियस लगता है आप। मैंने कहा जी मैं अब 24 घंटे जोकर बन के तो घूम नहीं सकता, अब कैसे करोगे मुझे बताइए। अब मेरी शक्ल ऐसी है तो है, क्या कर सकते हो। तो टाइम लगा उसमें। फिर क्या हुआ कि राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे थे, अजब प्रेम की गजब कहानी। तो उन्होंने पूछा यार विलेन किसको ले आएंगे? तो तब 1-2 साल हुए थे, सरकार कहते सर उसको लो। कहते यार वो तो बहुत सीरियस है, हमें तो कॉमिक विलेन चाहिए। उन्होंने कहा सर एक्टर मानता है ना अपने आप को, वो एक्टर कहता है NSD का हूँ, करेगा ना फिर करो ट्राई आप। उस चक्कर में वो रोल मिल गया। रोल मिल गया तो जैसा उन्होंने फीडबैक दिया हमने कर दिया तो लोगों को बड़ा ये तो कॉमेडी में कर लेता है। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ कि ये कॉमिक में भी इसका टाइमिंग अच्छा है और ये सब है। लेकिन जो लोग थिएटर से हमको साथ में हैं, जानते हैं, उनको तो पता है हमने थिएटर में बहुत कॉमेडी प्लेस किए हैं, बहुत कॉमिक रोल किए हैं। लेकिन अब कैसे समझाएं कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ? नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग छाप पड़ गई है कि इतना ऐसा है ये विलन। तो अब ये फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, चलो कॉमिक रोल भी आने लगा। यू कैन वी कैन ऑफर हिम लाइक। सर आपकी भी तो ख्वाहिश रही होगी ना, क्योंकि कैरेक्टर एक्टर आर्टिस्ट, लेकिन लीड के सपने तो आपने भी देखे होंगे। नहीं दरअसल उसमें क्या है कि एक तो हमें इंडस्ट्री का चलन नहीं पता था, और हम लोग ऐसे टाइम पे आए जब इंडस्ट्री बदल रही थी, जब आपके सुपरस्टार्स जो है वो अब रिटायर हो रहे थे। और उस वक्त हमें कोई ये गाइडेंस नहीं थी कि हीरो की तरफ बढ़े। सर्वाइवल एक दूसरी बात थी। सर्वाइवल करने के लिए रोज़ काम करना ज़रूरी था। तो उसमें ये हो जाता था कि कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गाइडेंस नहीं थी कि तुम ये कर सकते हो, और ना ही अपने आप को कभी देखा। क्यों? क्योंकि थिएटर में ये सिखाया ही नहीं जाता। और जब थिएटर से निकले तो किए मैंने मेन रोल ही, चाहे पहला सीरियल हो या यहाँ पहला सीरियल हो, लेकिन वो एज सच हीरो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता नहीं था। तो हमको लगता था कि हीरो थोड़ी बन पाएंगे हम, उसके लिए तो बम्बई जाना पड़ेगा। और
वो कहीं दूर दूर तक दिमाग में नहीं था। एक्टर बनने का था, वो आज भी है। अगर शायद कोई हमें देख पाता या कोई ऐसा वो मिल पाता जो हमें ये गाइड कर पाता या वो टैलेंट देख पाता कि तुम ये कर सकते हो, तो फिर वो तैयारी उस तरह से होती। जो हमारे साथ के दोस्त थे उस वक्त जिनसे हम रोज़ मिलते थे, वो भी ऐसे ही फकीर टाइप के लोग, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं हीरो बनूंगा या तू भी बन सकता है, नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ना विचार होता है जिसके लिए फिर आप उस तरह तैयारी करते हैं, और वो तैयारी में लग जाते तो फिर खाते कहाँ से। हाँ ये भी। तो वो वाला चक्कर था। पर वो एक होता है ना कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन हाउस में बैठे होते हैं तो बात चल रही होती है कि जो लीड एक्टर है वो अभी इतना बजट ले, मतलब इतना अभी चार्ज कर रहा है। कैरेक्टर एक्टर उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं पर उनकी चार्ज की बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनकी पेमेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा। आपके साथ भी? हाँ नहीं, दरअसल क्या होता है कि हमारे यहाँ अभी भी टैलेंट की कास्टिंग नहीं होती। हमारे यहाँ सूटेबिलिटी की कास्टिंग उनकी होती है जो आपके कैरेक्टर एक्टर्स हैं। जो मेन रोल करेगा वो हीरो, फिर उसमें ये होता है कि भाई इसको इतने पैसे क्यों दें, क्योंकि वो ऑडियंस को थिएटर तक लाने का मादा रखता है। ये बड़े बड़े जो स्टार है उन्हीं के नाम से तो आप जाते हैं। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि हम शायद किसी प्रोजेक्ट में उसको थोड़ा प्लस कर देते हैं कि अच्छा इसमें ये भी है, अरे वाह तो बहुत अच्छा है, आपको सुनने को मिलता है भी। हम तो आपका इतना काम पसंद करते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ जो भी कोई मिलता है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आपको बहुत पसंद है। मैं कहा ठीक है, लेकिन उसमें वो मेरे नाम से थिएटर पे जाएंगे, आई कांट से, आई डोंट बिलीव इन इट। वो हो सकता है मेरे नाम से OTT देख ले, है नो, पर जहाँ तक कमर्शियल एंगल की बात है तो वो नहीं है। और उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह से, मैं नहीं कहता हूँ कि लोग फिल्म अच्छी नहीं बनाते, अब सब हर आदमी यही सोच के फिल्म बनाता है ना, मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा। ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं होगा या प्रोड्यूसर नहीं होगा वो ये अनाउंस करेगा इस बार मैं खराब फिल्म बनाऊंगा, नहीं करता ना कोई भी। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे कुछ काम आ जाते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, राजकुमार राव की फिल्म आई श्रीकांत, उसने ये एस्टेब्लिश किया कि ये बहुत अच्छा एक्टर है यार, है ना। तो उसकी अगली फिल्म को फायदा होता है, यार ये बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छी टीम थी, और ये अगली चलो देखने चलते हैं। तो और भी कई वजह होंगी, उसकी अगली फिल्म बहुत अच्छी चल गई। अब जैसे मुंजिया है, मुंजिया में तो कोई नहीं है, सब नए लड़के हैं, तो उसकी मेकिंग या वो उस तरह का सिनेमा उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि वो लोगों को स्ट्राइक कर गया। तो उसमें जो और लोग हैं, अब पंकज त्रिपाठी कोई हीरो नहीं है, नहीं, जो हम आइडियल हीरो की इमेज लेके चलते हैं, लेकिन अब वो ही इज डूइंग वेरी वेल एंड ही इज अर्निंग मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि उसको कम पैसे मिलते हों। या मनोज वाजपेयी को देख लो आप, वो अभी भी हीरो तो नहीं लगते ना, मैं उसमें डिफरेंस तो है ही ना, मतलब कि भाई एक नाम तो हो गया है, आपने अपना एक मकाम बना लिया है, लेकिन आप वरुण धवन नहीं है, नहीं ना आप जवानी में थे वरुण धवन, नहीं। तो ऐसे करके ये आपको जब पता होता है ना, लेकिन फिर भी उनको एज अ मेन कैरेक्टर लेके फिल्में बन जाती हैं, चाहे OTT पे बनती हैं, और अच्छी देखी भी जाती, मैंने देखी है। तो ऐसे ही क्या होगा कि कुछ और तरीके का सिनेमा आएगा, तो हो सकता है कोई हमें दे दे। अब ये OTT से ये पॉसिबिलिटी आई है ना कि भाई इसको मेन रोल में लेके हम एक बनाएं,
तो अभी है, टाइम है, जब आएगा कभी किस्मत में। पर वो कहीं ना कहीं सर, मैंने जो पहले सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं तो होता है ना पेमेंट में कॉम्प्रोमाइज सर, अभी या ये वाला पेमेंट या सिर्फ कैरेक्टर एक्चुअली ये आपको भी पता होता है कि नहीं, सबके साथ है वो, मेन कास्ट के साथ नहीं, किसी का फिक्स कुछ नहीं है। मेन कास्ट कौन, किसकी बात कर रहे हैं? लीड जो हीरो है, जो डिफर करता है वो अलग अलग एक्टर्स पे डिफर करता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, कौन प्रोडक्शन हाउस आपको बुला रहा है। तो उस पर भी थोड़ा बहुत तो आगे पीछे सब कर ही लेते हैं, कुछ ऐसा कील ठोक के फिक्स नहीं कोई करता। लेकिन ये है उनको पता कि अगर हम एक बड़े नाम को लेंगे और उसको इतना करोड़ देंगे तो उनको पता है इसका 4 गुना हमको मिलेगा, मिल जाएगा। करेक्ट। लेकिन समटाइम वो भी फिजल आउट हो जाता है, समटाइम वो भी, उनको भी सामना करना पड़ता है कि भाई नहीं सक्सेसफुल हो पाई फिल्म। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने विंडोज़ बन गए हैं जहाँ से जो 1 साल में पैसा आना चाहिए था वो शायद 5 साल में आएगा, पर आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस और आपकी काम के ऊपर ना फ्लॉप का ठप्पा लग जाता है। तो फ्लॉप का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है। फ्लॉप, पैसा तो आपने आज की डेट में कमा लिया और आपका जो खर्चा हुआ था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ भी गया, लेकिन आपका ठप्पा तो फ्लॉप का लगा क्योंकि फिल्म चली नहीं, लोगों ने पसंद नहीं की। तो वो पसंद नापसंद जो है उसको आप अंदर घुस के किसी को नहीं समझा सकते। तो वो तो लोगों को पसंद आएगी तो वो देखने जाएंगे और नहीं आएगी तो नहीं जाएंगे। हम जैसे लोगों के साथ क्या है कि वो थोड़ा सा एक जद्दोजहद अभी भी करनी पड़ती है, अरे नहीं सर बजट नहीं है सर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डिसेंट रिस्पेक्टेड जगह पे बात हो जाती है तो वो ठीक रहता है। ऐसा कुछ मुझे ख़ास ज़्यादा वो नहीं लगता। भारत में अभी जो भी लड़कियों को लेके रेप केस, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और आपकी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी है। हाँ। अभी हर पेरेंट जो कुछ भी हो रहा है ना भारत में, इसमें कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उठ के लड़कियों को ही बोल देते हैं कि उसी की गलती होगी, या छोटे कपड़े पहने थे, या रात में घर से बाहर निकली थी, या कुछ भी ऐसा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को इस चीज़ में क्या सलाह देते हैं? नहीं देखिए, ये तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि एक तो आपका पहनावा थोड़ा ठीक होना चाहिए। ओके। और अननेसेसरी रात में क्यों निकलें, ये मेरा मानना। जो काम दिन में हो सकते हैं वो रात में क्यों करने निकलना। हाँ, आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि भाई हमारा ऑफिस ही 9 बजे छूटा, हमारा घर ऐसी जगह पे है। उससे मुझे लगता है कि सिस्टम तो अपना काम करेगा ही, लेकिन सिस्टम हर जगह हर वक्त आपके साथ रह नहीं सकता। तो जो समाज को सुधारने की बात है उस पे ज़्यादा, सिविक सेंस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में वो सेंस पैदा हो कि हमें क्या हक पहुंचता है किसी अकेली जाती लड़की को छेड़ने का या उस पर नज़र डालने का। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि देखो बेटा, आपके घर में भी बहन है, अगर नहीं भी है तो भी आप क्यों ऐसा करोगे कि भाई ये लड़की अकेली जा रही है तो क्या हो गया जा रही है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। पर हाँ, ये है कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती ज़रूर है, लेकिन महिला होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई आपको हाथ लगा दे तो उसमें खलल पड़ता है उस बात में। इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी 99% जो है वो पुरुषों की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि वो, मैं बात कहूँ कि कुरान में और हदीस में अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है कि आप पर्दे में रखा करो, उससे पहले आदमी को दिया गया है, औरत को बाद में। और उसमें ये कहा गया है कि आपने अगर किसी औरत को एक बार देखा तो दूसरी बार देखना नहीं उसको उस नज़र से, ये तुम्हारे लिए पाप है, हराम है।
नज़र अपनी नीचे रख के चला करो। ये सबसे पहले आदमी को हुक्म है, मेल को। तो ये क्यों नहीं करके चलते हैं लोग? मैं ये कहता हूँ कि छोटे कपड़ों में एक औरत जा रही है, आपको देखने को ही मना किया है, आप क्यों देख रहे हो उसको? वो कर लेगी अपने आप जो करेगी, आप अपनी नज़र मत डालो ना उस पर। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम आज महिलाएं ये सब सेट पे काम करते हैं, इतनी लड़कियां होती हैं वहाँ, इतना सब कुछ होता है, हम हंसी मजाक भी करते हैं और एक दूसरे के सामने जोक भी सुनाते हैं, लेकिन जब लड़की आ जाती है तो हम वो बातें नहीं करते। हमें वो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए ना ऑफिस में। और आज की डेट में जो है महिला वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, कितने % डिसाइड किया जा रहा है कि इस जॉब में महिलाएं होनी चाहिए। तो उनको वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत टाइम से सप्रेशन तो रहा ही है ना, और अब उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है भाई? आप क्यों नहीं पास कर लेते? हर बार लड़कियां क्यों 12वीं के नंबर में अव्वल आ जाती हैं, 10th में आ जाती हैं? लड़कों में कम ताकत है क्या? तो ये बहुत अजीब सा फिनोमेना है, which is I don't like it. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया सर। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।